नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़ी अहम प्रक्रिया शुरू करते हुए रिटर्निंग अधिकारी और 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। नियमों के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 14 दिन, फिर जांच के लिए 3-4 दिन और प्रचार के लिए 14 दिन मिलेंगे। इसलिए नए उपराष्ट्रपति का चुनाव मॉनसून सत्र के बाद ही होगा। मॉनसून सत्र 21 अगस्त को खत्म हो रहा है और इसमें सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का शेड्यूल अगले सप्ताह घोषित होने की संभावना है, तो देश को तो अगला उपराष्ट्रपति जल्द मिल जाएगा। पर आखिर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। राजनीतिक गलियारों में बस चर्चा चल रही है, अलग अलग कहानियां गढ़ी जा रही हैं और जगदीप धनखड़ साहब चुप है, खामोश है, मीडिया से दूरी बना बैठे हैं। तो आज अपने शो में एक बार फिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बड़ा खुलासा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जगदीप धनखड़ तो पूरी तरह से सीन से गायब है, खामोश है, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस्तीफे को लेकर चर्चा है। आज आप क्या बड़ा खुलासा करेंगे? देखिए, आज 2-3 नई चीजें आई हैं सामने जी। एक, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी अचानक से प्यार उमड़ने लगा। अभी जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं, फिर तमाम तरह के लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं, और जयराम रमेश वो शख्स हैं जिन्होंने इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने का काम किया था। फिर ये हृदय परिवर्तन पॉलिटिशियंस का क्या होता है? अचानक से धनखड़ साहब ने पिछले 2-3 महीने में क्या क्या ऐसा काम किया, व्हाट लेड टू हिज इमीडिएट रिजिग्नेशन नहीं, इनको बर्खास्त किया गया है। ही वॉज आस्क्ड, इस्तीफा दीजिए और जाइए, आपकी सारी चोरी पकड़ी गई है। तो क्या चल रहा था? चल ये रहा था कि धनखड़ साहब ये समझ नहीं पाए कि विपक्ष उनको इस्तेमाल कर रहा था। और मैं आपको बता दूं, एक फोन कॉल महंगा पड़ गया धनखड़ साहब को। इस्तीफा देने से पहले जयराम रमेश से इन्होंने एक लंबी बातचीत की, करीब 35-40 मिनट तक बातचीत की, और उसके बाद इन्होंने जाकर के इस्तीफा दिया। बताया यह जा रहा है कि ही वॉज अंडर द इंप्रेशन कि मैं इस्तीफा तो दे दूंगा क्योंकि हमारे खिलाफ सरकार खड़ी हो गई है, इंपीचमेंट करने के लिए बाकायदा साइन कराए जा रहे हैं। क्यों कराया जा रहा है, इसके ऊपर भी कुछ नई जानकारी आई है। पहले उसको ही डील कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस फोन कॉल के ऊपर आते हैं कि क्यों ये फंस गया मामला। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी और बहुत ही विलिंगली चाह रही थी कि धनखड़ साहब का इस्तेमाल किया जाए, और धनखड़ साहब को कोई अनजाने में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। धनखड़ साहब पिछले 3 महीनों में विपक्षी पार्टियों के लिए वो एक मैग्नेट बन गए। बड़े बड़े लीडर को वो बुलाते थे, बातचीत करते थे, चर्चा होती थी। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ये सेरेमोनियल पोस्ट है। पॉलिटिक्स करने की अपेक्षा न किसी को करना चाहिए, और कोई करता है उस कुर्सी पे बैठ के तो वो और भी गलत है। आपको लगा कि विपक्ष कमजोर है, आई शुड बिकम द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो विपक्ष करना चाहता है, विपक्ष के साथ वो खड़े हो गए। क्योंकि जो वो मिल रहे थे, भाई केजरीवाल को बुला लिया। भाई केजरीवाल से क्या लेना देना, राज्यसभा का आदमी है वो।
तो वहां ये तैयारी हो रही है। आप देखिए कि किस तरीके से ये तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी साजिश रचने लग गए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कह रहे कि मुझे घुटन हो रही है। और जो कोई विपक्ष का नेता मिल रहा है उनसे ये कह रहे थे कि मैंने इस सरकार के लिए ये किया, हमने भाई आप एक मीडियोकर पॉलिटिशियन थे, मीडियोकर पॉलिटिशियन। ये तो प्रधानमंत्री मोदी थे जो आपको जो है सड़क से उठा करके यहां बिठा दिया, नहीं तो देश आपके नाम को जानता तक नहीं था। गवर्नर बनने से पहले कोई आपको पहचानता तक नहीं था, पॉलिटिकल सर्कल में भले, लेकिन जनता नहीं जानती थी। यह हकीकत है। और जिस व्यक्ति ने आपको वहां तक पहुंचाया, आप उसी के खिलाफ आपको घुटन भाई, ये तो ओवर एम्बिशियस होने का। अब नई जानकारी आने में केजरीवाल को राज्यसभा आइए आप, है ना, राज्यसभा में आपको खुली छूट दी जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी को गाली दीजिए। भाई अभी बहुत सारी खबरें चलती है। अभी देखिए, अभी राज्यसभा का चुनाव होगा, पंजाब से वो आएगा। अभी जो आया नहीं उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। किसान वाला एपिसोड हुआ था, बात समझिए। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि भाई निकाल बाहर करो इसको। दिसंबर में वो किसान वाला कांड हुआ था, शिवराज सिंह चौहान को पब्लिकली उन्होंने भला बुरा कहा और सरकार के ऊपर भी चढ़ गए, बस इसलिए कि उनके दामाद जी को जो है टिकट बीजेपी ने नहीं दी, आपने अलग रास्ता अपना लिया। अब जब बुलाया गया इनको पूछताछ की, भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उस समय इन्होंने माफी मांग ली और यह आश्वासन दिया कि अब फिर से नहीं होगा। तो पब्लिकली तो वो नहीं कर रहे थे पार्टी और मंत्रियों के खिलाफ, लेकिन अंदर खाने इन्होंने मीटिंग शुरू कर दी। ही स्टार्टेड प्लानिंग ऑल दिस थिंग्स। अब कभी आप जुडिशरी के खिलाफ बोल देते हो, कभी कुछ बोल देते हो, कभी आप कहते हो कि मेरा भी फोटो जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ होना चाहिए, कभी आप कहते हो भाई मर्सिडीज चाहिए, कभी आप कहते हो कि भाई हमें जो है ये जेडी वेंस जो आ रहा है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, तो उच्च स्तरीय बैठक जो है हमारे साथ भी हो। मतलब आपने पूरी वो बिल्कुल ही आप सनक गए। और उसके बाद जब बार बार ये लगने लगा कि ये तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके, तो ही वॉज एक्टिंग लाइक एन एजेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। विपक्ष की राजनीति के वो केंद्र में आना चाह रहे थे। पहले भी कांग्रेस पार्टी में रहे ना ये। और सबसे बड़ी चीज कि ये सब काम बहुत ही क्लैंडस्टाइन तरीके से कर रहे थे, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी तक ये बातें आराम से पहुंच हुई थी। अब जब इतनी आपने मधुर संबंध बना लिए, तो आगे क्या हुआ, कैसे कैसे ये सारी चीजों को करना है। तो बताया जा रहा है कि तनखा साहब हैं, विवेक तनखा, हाँ विवेक तनखा, वो इनके गुरु ज्ञान देव लीगल एस्पेक्ट जो है वही समझा रहे थे। ये सब कहानी धीरे धीरे खुलेगी। अभी ये सब एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये उनको दिमाग दे रहे थे, भाई ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। भाई आप कभी प्रमोद तिवारी से बात कर रहे हैं, कभी केजरीवाल से बात कर रहे, कभी भाई कांग्रेस वाला जयराम रमेश से बात कर रहे हैं आप। और कांग्रेस पार्टी ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड है फेयरवेल पार्टी देने को लेकर, न्योता भेजा गया। क्यों? अब समझिए, अब आते हैं इस रेजिग्नेशन के ऊपर कहानी। ये बैकग्राउंड आपने समझ लिया। अब कांग्रेस पार्टी को भी लगा कि ये उपराष्ट्रपति तो अब अपने हो गए, है ना, मुद्दा बना के इस्तेमाल किया जाए। क्या इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या करना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में एक माहौल इस तरीके का बनाना चाह रही थी, उस तरह का नैरेटिव क्रिएट करना चाह रही थी कि भाई उपराष्ट्रपति न्यूट्रल है, हमें बोलने का मौका दिया जा रहा है, और राज्यसभा वो प्रधानमंत्री मोदी को जलील करने का, उनको बेइज्जत करने का वो एक जरिया बन जाता। मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दबाव डालते।
लेकिन दबाव तो डालते किस लिए? क्वेश्चन बड़ा ये है। कांग्रेस पार्टी ये सब इसलिए कर रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी झुक जाए किस पे? नेशनल हेराल्ड और रॉबर्ट वाड्रा। अब समझिए, जो कल हमने बताया था कि कुछ पॉलिटिकल सर्कल में ये बातें चल रही है कि रॉबर्ट वाड्रा का, इनके परिवार का जो दामाद है, जो कोई भाई मार्केट रेट तो 40, 50, 70, 80 करोड़ रुपए का घर है जो गुड़गांव में, वहां सांसद जी का, उनसे बिजनेस रिश्ता है, इसके ऊपर भी डांट पड़ चुकी है। तो वाड्रा को भी बचाना है और गांधी परिवार को भी बचाना है। और कैसे बचा सकते हैं? तो सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए, सरकार के ऊपर दबाव। ये दबाव कि भाई एक बात मैं आपको बता दूं, यहीं पे ये गलती खा गए, गच्चा खा गए। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, अमित शाह के ऊपर कोई दबाव नहीं काम करता। और मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। बहुत सारे मंत्रियों की छुट्टी हो गई, पता ही नहीं चला। 2014 में बहुत सारे लोग बड़े बड़े पद पे थे, मंत्री थे, कहीं उनका नामो निशान भी है, कहीं उनका नामो निशान भी है नहीं। भाई ये तो शक के बिना पे कि भाई जरा सा भी उनको लगता है कि नहीं, आदमी जो है वो गलत है, वो बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। और यहां तो ओपन एंड शट केस है, चाहे नेशनल हेराल्ड हो, चाहे वो वाड्रा का केस हो। वाड्रा बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है, बैंक अकाउंट में आपकी कंपनी के सिर्फ 1 लाख रुपए, और चेक काट के दे रहे हो आप 7.5 करोड़ रुपए के। भाई ईडी पकड़ेगी नहीं? तो ये तो ओपन एंड शट केस है इन लोगों का। तो ये गेम प्लान चल रहा था कि भाई आप देखिए कितना बहुत बढ़िया प्लान बना रखा था कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री, भाई क्या बोलेंगे, भाई उनको भी बोलने दो। अब भाई एक और योद्धा को तैयार कर रहे, भाई केजरीवाल को बुला लो। क्यों? भाई गाली गलौज करना है, बेइज्जत करना है। तो घुटन हो रही थी इनको, है ना। तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी और धनखड़ साहब की साजिश क्या थी? प्रधानमंत्री मोदी को जलील करना। और ये ऑलरेडी मालूम था, दे वर जस्ट वेटिंग कि तुम एक गलती करो और एक्शन होगा। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी इतना रैश तरीके से कोई भी फैसला नहीं लेते कि भाई अचानक से कोई फैसला, वो बिल्कुल नहीं लेते। और इसलिए जब ये मामला आया कि भाई इंपीचमेंट करना है जस्टिस वर्मा का, देखिए आज आ गया ना, लोकसभा में वो पास हो गया। अब ये कौन? अब यही जयराम रमेश और ये सारे लोगों ने मिलके ये साजिश रची, ये प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं कि राज्यसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लोगों के साइन का प्रपोजल देते हैं। और पहले भाई राज्यसभा में भी उठ सकता है, लोकसभा में भी, और यहां ला करके इसको गिरा देना है, यहां ला करके इसको गिरा देना है। क्योंकि फिर ये लोग कहते कि भाई आपने तो नहीं किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं, आपके किसी सांसद ने इस प्रपोजल के ऊपर साइन नहीं किया, ये तो हमारा बिल है, हमारा प्रपोजल है। और ये सारी चीजों में ये जयराम रमेश, और जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो हुआ क्या? इनको 3 मंत्रियों ने फोन करके कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हो आप? सरकार ने फैसला किया है कि भाई ये लोकसभा में शुरू होगा, लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में आएगा, और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वो भी बीजेपी के किसी व्यक्ति का नहीं है उसमें सिग्नेचर। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा अधिकार क्षेत्र है कानून के हिसाब से, ये जयराम रमेश, धनखड़ साहब, कांग्रेस के लोगों ने समझाया, यही जवाब देना। क्या कर लेगा? आपको इस्तीफा तो नहीं दिलवाएगा ना, और अगर इस्तीफा दिलवा दिया, हम आपके साथ हैं, देश भर में बवाल कटवा देंगे,
बवाल मच जाएगा। ये पॉलिटिशियन होता है ना, पॉलिटिशियन को एक कंट्रोवर्सी बहुत पसंद होता है कि कंट्रोवर्सी बड़ा होगा तो वो अच्छा, उनको माइलेज मिलेगा। इनको लगा कि सारा विपक्ष हमारे साथ है, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं तो इतना पॉपुलर आदमी हूं, मीडिया जो है आपके पीछे आ जाएगी, संसद नहीं चल पाएगा, विपक्ष जो है। और विपक्ष क्या किया? तो इस्तीफा दिलवा भी दिया, वही इस्तीफा देना ही था, नहीं तो आपके खिलाफ इम्पीचमेंट हो जाता। और उसके बाद ये लोग जो है, जिन लोगों से ये मीटिंग कर रहे थे, उसने धोखा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भाई हमको क्या मालूम, कौन दिया, हुआ तो हुआ। अब ये चारों तरफ से फंस गए। आज की खबर बता देता हूं। ये केजरीवाल, ये संजय सिंह, ये जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, और उधर जो बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में शरद पवार, ममता बनर्जी, ये कई सारे विपक्षी लीडर्स, उनके यहां फोन कर करके बोलने में मिलने का समय दो। ये बोल रहे आप कोई समय नहीं दे, तुम लोगों के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया। ये कहानी है कि आपको जिस व्यक्ति ने यहां पर रख करके सिर पर बिठा दिया और आपने उनके साथ ही गद्दारी कर दी, किस लिए? और इसमें और भी बहुत सारी कहानियां अभी आती रहेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो इस तरह का काम कभी करते ही नहीं कि भाई जिससे किसी व्यक्ति को इस तरह का चोट पहुंचे। खुद उन्होंने बनाया, जिस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री ने बनाया, उसको खुद उस स्थान से हटा रहे हैं, तो वजह तो बहुत बड़ी होगी, चोट बहुत बुरा दिया होगा। ऐसे ये फैसला नहीं लिया गया तो धनखड़ साहब जो है, ये पहले इस तरह के उपराष्ट्रपति होते कि जिनको इम्पीच किया जाता। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का लेटर वो ब्लैंक पे साइन कर लिया गया था, बस आगे जो है मजमून लिखना था कि भाई ये है आपके इम्पीचमेंट का, और आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। एक अधिकारी से कहा गया कि खबर आई है आपके पास, अभी उठिए और इम्पीचमेंट फेस कीजिए या फिर जाइए और इस्तीफा दीजिए। तो इनको लगा कि इस्तीफा देने से बवाल मचेगा, इस्तीफा ही दे देता हूँ, लेकिन बाकी सारे लोगों ने दगा दे दिया। तो अब आराम से बैठे हुए हैं, दाव उल्टा पड़ गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद किसी यूट्यूब वाले को, किसी मीडिया वाले को आप भाषण दोगे, एक इंटरव्यू दोगे और ये बताओगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। सब कुछ खत्म। 2 दिन के बाद आपको याद करने वाला कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अचानक ही उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने वाले जगदीप धनखड़ फिलहाल तो सीन से एकदम गायब है। वो ना तो किसी नेता से मिल रहे हैं और ना ही उनका कोई बयान आया है। सोमवार रात को इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ सदन में भी नहीं आए और उनका फेयरवेल भी नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से मांग की गई थी कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से भी इस पर कोई बयान नहीं आया। इस बीच खबर यह भी मिली है कि विपक्षी दल खुद ही जगदीप धनखड़ को फेयरवेल डिनर के लिए आमंत्रित करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जगदीप धनखड़ न्योता स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।